कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर आगरा जाने को राजी हो गए। ठाकुर साहब को जब सूचना देने चक्रधर उनके पास गए तो वो अपनी पत्नी लोंगी से कुछ बातें कर रहे थे। लोंगी सरल हृदय की थी। उसने सबको अपने सहज स्नेह से वशीभूत कर लिया था। मनोरमा पर तो जान देती थी। ठाकुर हरिसेवक सिंह लोंगी पर भड़क रहे थे। ठाकुर साहब चक्रधर के रुपए देने पर जब आए तो चक्रधर ने झट से छुट्टी की अनुमति मांग ली। मनोरमा के जिद करने पर चक्रधर ने उसे अपने विवाह की बातचीत के विषय में बता दिया। मनोरमा यह बात सुनकर रुआंसी हो गई। रेल चलने लगी तो यशोदानंदन ने अहिल्या के बारे में सच्चाई बताई कि वो उनकी पुत्री नहीं है, बल्कि 15 वर्ष पहले प्रयाग में मिली थी। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा के नाट्य वाचन की चौथी कड़ी में। यशोदानंदन ने आगे कहा, हाँ, इतना कह सकता हूं कि ऐसा रत्न आप फिर न पाएंगे। मैं जानता हूं आपके पिताजी को ये बात असह्य होगी, पर यह भी जानता हूं कि वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय पा ही लेती हैं। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्रह होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़ेंगे तो फिर हमारा उद्धार तो हो चुका। देखिए, आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर उस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और यदि आपने भी अपने कर्तव्य को न समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वो स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका ना करें। मैं इतना भीरू नहीं हूं कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं। हाँ, माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का कोई मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। गाड़ी आते पहुंची तो दिन निकल आया था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार ही रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाही पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? क्यों साहब, ये सख्ती क्यों है आज? थानेदार बोला, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं ना, उन्हीं का फल है। शहर में फसाद हो गया है। राधा मोहन बोला, जिस दिन से आप गए हैं उसी दिन से दो पक्षों में आपस में अनबन चल रही है। एक पक्ष कुर्बानी करना चाहता है और दूसरा करने नहीं देना चाहता। हम तो समझा कर हार गए, लेकिन लोग हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं। राधा मोहन ने कहा, बहुत अच्छा हो इस समय आप यहीं रुक जाएं। शहर में जाना खतरे से खाली नहीं है। यशोदानंदन, वाह वाह, ये क्या बात हुई? शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं? अरे, औरों पर बीतेगी तो बीतेगी, वही मुझ पर भी बीतेगी। इससे क्या भागना? तुम लोगों ने बड़ी भूल की।
अरे मुझे पहले सूचना देनी चाहिए थी। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर जवान चक्कर लगा रहे थे। बहुत अफरा तफरी का माहौल था। एक दूसरे पर दोनों पक्ष लाछन लगाकर तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे। यकायक कुछ लोगों ने यशोदानंदन को घेर लिया और पूरी तरह से मारने के लिए तत्पर हो गए। तभी चक्रधर आगे बढ़े, विनीत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, आप अगर उस जानवर को मारना चाहते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाना होगा। मेरे देखते ये अनर्थ नहीं हो पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, अरे हट जाओ, एक क्षण की भी देर हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ ना आएगा। हट जाओ भैया, हट जाओ। चक्रधर नहीं हटे, बल्कि भीड़ को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों जरा विचार से काम लो। क्या कर रहे हो? विचार करो। कई आवाजें एक साथ उभरी, विचार से काम लेना तो कायरों का काम है भाई। चक्रधर, तो फिर जाइए, आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन मैं उसको मौत के घाट उतारने नहीं दूंगा। आपको अपने एक भाई का खून कर कर उधर जाना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर के सर पर लगा। खून की धारा बह निकली, लेकिन चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं। सिर थाम कर बोले, रुक जाओ, ठहर जाओ भाइयों। अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होते हो तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। यशोदानंदन गरज कर बोले, अरे कौन पत्थर फेंक रहा है? सामने आओ, कौन बड़ा वीर बनता है, आगे क्यों नहीं आते? मैं देखता हूं तुम्हारी वीरता। पीछे खड़ा होकर पत्थर क्यों फेंकता है? और देखते ही देखते आपस में दोषारोपण का बड़ा दौर चल निकला। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। सभी उत्तेजना से भरे हुए एक दूसरे पर वार करने को तत्पर दिखाई दे रहे थे। इसी बीच चक्रधर तेजी से लपके और उस जानवर के सामने जाकर खड़े हो गए, जिसकी कुर्बानी के लिए सब उतावले हुए जा रहे थे। चक्रधर ठीक उसके सामने खड़े हो गए। ठीक है, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो पहले मुझे मार दो। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कोई आगे बढ़े। तभी एक आदमी ने एक बड़ा सा छुरा निकाल लिया और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी चक्रधर ने जानवर की रस्सी खोल दी और वो भाग निकला। सब हैरान थे चक्रधर की हिम्मत को देखकर। आनन फानन सब इधर उधर होने लगे। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले से लगा लिया और चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, कैसा भला नौजवान है, कितना हिम्मती है, ठीक सामने जा खड़ा हुआ। अरे भाई, उसने तो अपनी जान की परवाह भी नहीं की। इसी को कहते हैं जवामर्दी। चक्रधर को आते देख यशोदानंदन फिर से बाहर निकल आए और छाती से लगाते हुए बोले, भैया आज तुम्हारे धैर्य और साहस को देखकर तुम्हें दंग ही रह गया। मुझे तो अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने मेरी लाज रख ली बेटा और दो पक्षों को लड़ने से बचा लिया। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।